हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र के लिए हम मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उसका मैंने 2 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया है और आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। केवल बस अगर आप कुछ और नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो बस मेरे नोट्स, मेरे ग्रुप और मेरे मॉडल प्रैक्टिस सेट और मैं जो वीडियो में जो भी करा रही हूँ बस वही कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के बीच जो विनिमय होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है। मतलब जब गर्भावस्था में बच्चा पेट में होता है तो उसके लिए हर पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो वो पोषक तत्व कैसे बच्चे के अंदर जाता है, माता के शरीर से किसके द्वारा जाता है। फैलोपियन नली का, प्लेसेंटा, गर्भनाल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, किसके द्वारा बच्चे के अंदर जो है अपशिष्ट पदार्थ, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, जैसे अपशिष्ट पदार्थ है तो वो बाहर निकलता है, ऑक्सीजन है तो वो बच्चे के पास पहुंचती है। ये किसके द्वारा पहुंचती है, तो ये प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा, याद रखना, गर्भ तक बच्चे के पास ये सभी चीज़ें किसके द्वारा पहुंचती हैं, तो ये पहुंचती हैं किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचती हैं। याद रखना, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचती है। ये प्लेसेंटा एक अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भ में बनता है, जिसको गर्भाशय भी कहा जाता है। ये एक ट्यूब नुमा संरचना होती है, एक ऐसी ट्यूब नुमा एक संरचना होती है। और ये जो बच्चा होता है जैसे जैसे विकास करता है वो इसी से जुड़कर ही विकास कर पाता है। इसी के माध्यम से प्लेसेंटा विकासशील बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। तो याद रखना कि बच्चे को ऑक्सीजन हुआ, पोषक पदार्थ हुआ, ये किसके माध्यम से मिलते हैं, तो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके माध्यम से मिलते हैं, ये प्लेसेंटा के माध्यम से मिलते हैं। बच्चे को पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का निकलना भी इसी के माध्यम से होता है। तो याद रखना, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा ही एक, और ये एक अस्थायी अंग होता है। प्लेसेंटा क्या होता है, एक अस्थायी अंग होता है। मतलब जब जैसे ही गर्भावस्था समाप्त होती है, बच्चा हो जाता है, तो ये अंग अपने आप ही मतलब काट दिया जाता है। तो ये गर्भावस्था के दौरान ही विकसित होता है। ये आपके गर्भाशय की परत से जुड़ता है और गर्भनाल के माध्यम से आपके बढ़ते बच्चे तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में इनमें से क्या क्या पाया जाता है। देखो, हड्डियां जो होती हैं मेनली 2 चीज़ों की बनी होती है। मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है हड्डियों में, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है। तो कैल्शियम और फास्फेट, तो क्लोराइड इसमें नहीं पाया जाता, तो ये वाला नहीं होगा। कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, आयरन नहीं पाया जाता, तो ये भी नहीं होगा। फास्फेट पाया जाता है लेकिन मैग्नीशियम नहीं पाया जाता, क्लोराइड नहीं पाया जाता। कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम, ये तीसरा इसमें सही हो जाएगा। क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। याद रखना, हड्डियों में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है, तो कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम। कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम जो है वो हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है, सूर्य की रोशनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य की रोशनी से कैल्शियम हमारे शरीर को मिलता है और कैल्शियम जो होता है बोन्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगला है, सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती जो है उसके सिर से अधिक तेज़ी से बढ़ती है। क्यों, कब बढ़ती है ये, मतलब उसका जो बच्चे की जो छाती है उसकी सर जो होता है, सर ऐसा रहता है, और जो आपने देखा होगा सर बच्चे का ये ऐसा रहता है, और अगर ये इसकी छाती है तो थोड़े दिन बाद उसकी छाती ऐसी हो जाएगी, फिर और अच्छे से अच्छी विकसित हो जाएगी, वो चेहरा वही रहेगा। तो क्या कारण होता है कि मतलब कब ऐसी स्थिति बनती, किस उम्र में बच्चे की जो छाती होती है वो उसके सिर से अधिक तेज़ी से बढ़ती है, तो जीवन के दूसरे और तीसरे वर्ष में। जब बच्चा 2 और 3 साल का होता है तब उसकी जो छाती होती है वो उसके सिर से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। याद रखना, किस उम्र में बढ़ती है, दूसरे और तीसरे वर्ष में बढ़ती है। अगला है, स्वस्थ बच्चे का भार किस
उम्र तक उसके जन्म के समय के भार का दुगना हो जाता है। तो जब बच्चा 6 महीने का होता है, 6 माह में जब बच्चा पहुंचता है तो उसके जो जन्म के समय के भार से दोगुना हो जाएगा। अगर जन्म के समय वो 3 किलो का था तो जब वो 6 महीने का हो जाएगा ना तो वो कितने किलो का हो जाएगा, वो अगर 3 किलो का है तो वो 6 किलो का हो जाएगा, 2.5 किलो का है तो वो 5 किलो का। जो औसतन जो होता है, अच्छा जो औसतन वेट माना जाता है वो लगभग 3 किलोग्राम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? रुग्णता दर तो नहीं, रुग्णता दर होती है किसी बीमारी से मरने की दर। मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर प्रसव दौरान होने वाली महिलाओं की मृत्यु की संख्या प्रति 1 लाख जनसंख्या पर, उसको बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। माता अगर बीमारी से मरती है तो उसको मातृ रुग्णता दर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या, उसको बोलते हैं नवजात मृत्यु दर। उसको क्या बोलते हैं? उसको नवजात मृत्यु दर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नवजात मृत्यु दर उसको बोला जाता है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक क्या होता है? मतलब जो अतिरिक्त प्रोटीन होता है वो क्यों आवश्यक होता है? क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन क्यों आवश्यक होता है? जो जनरली जो महिलाओं के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो 55 ग्राम होती है, लेकिन गर्भवती जैसे ही महिला होती है तो उसके लिए 70 से 80 ग्राम आवश्यक जो प्रोटीन हो जाता है वो आवश्यक हो जाता है। बोलते हैं 25 ग्राम एक्स्ट्रा आवश्यक हो जाती है। तो क्यों होती है वो प्रोटीन? देखिए, प्रोटीन शरीर में क्या होता है, हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। इसको हमारी बॉडी बिल्ड करता है, मतलब हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करता है, उनका पुनर्निर्माण करता है। अब माता के शरीर में जब गर्भवती हो जाती है तो एक तो उसका शरीर की कोशिकाएं डबल उसके बच्चे की कोशिका, दोनों के लिए आवश्यक प्रोटीन ज़रूरत ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भी तो माँ के प्रोटीन से ही बनेगा। तो इसके लिए गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए बिल्कुल सही है, उसके आकार में वृद्धि के लिए ये भी सही है, उल्ब तरल एम्नियोटिक फ्लूइड के निर्माण के लिए ये भी सही है, जिसमें बच्चा तैरता रहता है। तो ये उपयुक्त सभी, ये तीनों ही कारक ऐसे हैं जो गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक प्रमुख कारक हैं। तो याद रखिएगा। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि जो मेल होता है, पुरुष होता है, उसके लिए कितनी प्रोटीन की औसतन मात्रा बताई गई है? औसतन प्रोटीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? औसतन प्रोटीन की कितनी मात्रा एक आदमी के लिए आवश्यक होती है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते हैं तो पता रहता है कौन कौन वीडियोस पसंद करते हैं। शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना है? तो देखो, शाकाहारी जो माता रहे, जो मांसाहार जो मांस होता है उसमें विटामिन B12 जो होता है वो अच्छा खासा पाया जाता है। और विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी उन्हीं लोगों को मेनली पाई जाती है जो शाकाहारी होते हैं। ये नॉन वेज हुआ, पनीर हुआ, अंडे हुआ, एनिमल प्रोडक्ट में अधिक मात्रा में रहता है। RBC के बिना शरीर ऑक्सीजन भी शरीर के अंगों तक नहीं ले जा सकता, और ये विटामिन B इन्हीं लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी मदद करता है। मतलब RBC के बिना हमारा शरीर काम नहीं कर सकता, लेकिन विटामिन B12 इसमें मदद करता है। मतलब ब्लड आयरन का ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो याद रखना है आपको कि ये अगर शाकाहारी लोग हैं तो वो शाकाहारी लोग अलग से मतलब अतिरिक्त जो विटामिन B12 की टैबलेट आती हैं, या जो जिन खाद्य पनीर होता है उनमें पाया जाता है, जो भी वेजिटेरियन चीज़ें उनमें पाया जाता है, उनको ये ज़रूरी मात्रा में लें। अगला है, जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर को में ऊष्मा और का तेज़ी से ह्रास होता है, क्योंकि वो एकदम से पेट के अंदर से आते हैं, गर्मी एकदम से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो जन्म का कक्ष होता है, जहाँ बच्चे का जन्म होता है, उसको कितने पे रखना आवश्यक होता है? तो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस पर उसको रखना आवश्यक होता है। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। अगर आपने हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमारे महिला सुपरवाइज़र का पैकेज परचेज़ कर सकते हैं। टोटल इसमें आपको ये 7 बुकलेट मिलती हैं, बहुत ही शानदार।
वो टोटल 7 वॉल्यूम मिलते हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट, एक वन लाइनर और 5 थ्योरी बुकलेट मिलती हैं। इनके साथ आपको एक ग्रुप मिलता है तैयारी के लिए, मतलब वो ग्रुप जो है आपको ऑनलाइन तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हम सरल सरल टॉपिक करके वहाँ पे पहुँचाते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने गर्भावस्था के बारे में पहुंचाया है कि कौन कौन सी गर्भावस्था होती हैं, कितने कितने महीने की होती हैं। तो एक क्या होता है, कोई भी चीज़ एक सरल से टॉपिक में बना के, जैसे कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धाराएं हैं, वो हम कैसे याद कर सकते हैं। तो ये सरल सरल टॉपिक बना के मैं वो ग्रुप में पहुंचाती हूँ। ग्रुप में स्टूडेंट याद करते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी की शानदार तैयारी चल रही है। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि 1 महीने बाद लेंगे या 15 दिन बाद लेंगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे नोट्स लेने का सोच रहे हैं तो उसको फास्ट लीजिए, क्योंकि ग्रुप में तैयारी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। जितना आप ज़्यादा डिले होंगे उतना ज़्यादा आप लोग उस टॉपिक से पिछड़ जाएंगे, क्योंकि बच्चे उसको पहले ही तैयार कर चुके होंगे। हमारे नोट्स का चार्ज 1399 है, प्लस 100 कोरियर है। टोटल 7 बुकलेट हैं। ये 7 बुकलेट आपके घर पे पहुंचेंगी। आपको मुझे व्हाट्सएप करके बोलना है कि आपको नोट्स लेना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6260190944, 6260190944। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको मुझे यहाँ पे बताना है कि आपको नोट्स लेना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस भेजना है। एड्रेस भेजकर आपको मैं एक पेमेंट नंबर दूंगी, आपको पेमेंट करना है। तुरंत हम आपको पेमेंट करने के तुरंत बाद हम आपको एक ग्रुप से जोड़ लेते हैं। उस ग्रुप में आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद 6 से 7 वर्किंग डेज़ में आपने जहाँ का एड्रेस दिया होगा वहाँ पर आपको नोट्स पहुँच जाएंगे। अगर आप किसी गांव में रहते हैं, किसी तहसील में रहते हैं, किसी ज़िले में रहते हैं, कहीं भी भारत में रहते होंगे, आपके पास ये नोट्स पहुंच जाएंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में तैयार किए हुए नोट्स हैं। इनको पढ़ेंगे। मैं ग्रुप में भी इतना शानदार पढ़ा रही हूँ ना, नोट्स तो आपको पढ़ना है, ये आपके पास पहुँचेंगे, लेकिन जो मुझे पढ़ाना है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। मैं इतने शानदार तरीके से पढ़ा रही हूँ, मतलब इतना शानदार टॉपिक करा रही हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। बहुत ही सरल तरीके से चित्रों द्वारा आपको सब कुछ याद कराया जाएगा, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो रोगों से संबंधित क्वेश्चन हो, सारे के सारे बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाए जाएंगे। तो आपको इनको बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप करके अपना पूरा एड्रेस भेज दीजिएगा, आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस एक का आज तक कोई टीका नहीं है? खसरा का तो टीका है, MMR जो है खसरा रूबेला दोनों का टीका है, हेपेटाइटिस बी का भी टीका है, लेकिन एड्स जिसको हम ह्यूमन इम्यूनोवायरस बोलते हैं, इसका अभी तक कोई टीका नहीं बना है। ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। अगला है, सूखा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, कैल्शियम, ए व बी दोनों, या उनकी कोई की नहीं। तो सूखा जो रोग रहता है जनरली विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। अगला है, गर्भाधान के कितने सप्ताह बाद भ्रूण काल स्टार्ट होता है? जैसे ही गर्भाधान किया, माँ के पेट में बच्चा आया, तो उसके कितने समय के बाद, मतलब गर्भाधान के कितने समय के बाद जो है भ्रूण काल स्टार्ट होता है? तो 8वें सप्ताह में। भ्रूण काल कब स्टार्ट होता है? 8वें सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है। याद रखना कब स्टार्ट होता है? 8वें सप्ताह में। गर्भाधान के 8वें सप्ताह बाद भ्रूण काल आरंभ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लिख लेना, याद कर लेना। गर्भपात का एक संभावित लक्षण है, सिर दर्द होता है, ऐंठन के साथ या बिना योनि से रक्तस्राव होता है, सूजे हुए पैर और मितली। तो ऐंठन के साथ एकदम योनि से रक्तस्राव होता है, ये गर्भपात का एक संभावित लक्षण है। शुरू के पहले से 3 महीने में ये स्थिति देखी जाती है। मासिक धर्म के कितने दिन पहले अंडे का उत्सर्जन हो जाता है? मासिक धर्म के कितने समय पहले हो जाता है? तो जो मासिक धर्म होता है उसके 14 दिन पहले। कितने? 14 दिन पहले। मासिक धर्म के 14 दिन पहले अंडोत्सर्ग स्टार्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मासिक धर्म के कितने दिन पहले अंडोत्सर्ग होता है? 14 दिन। फ्रेंड, ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा रही हूँ, इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ग्रुप में दे रही हूँ। ये भी क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेजूंगी। ऐसे ही करीब 30-40 हज़ार क्वेश्चन करवा दूंगी, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ट्यूबेक्टोमी में सर्जिकल द्वारा क्या हटाया जाता है? कौन सा पार्ट हटाया जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब। ट्यूबेक्टोमी में, ट्यूबेक्टोमी जो गर्भाधान रोकने के लिए होता है, एक परिवार नियोजन के लिए एक तकनीक है। इसमें ऑपरेशन द्वारा
क्या हटाया जाता है? फैलोपियन ट्यूब हटाई जाती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और हमारी व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा नंबर है। अगर आपने नंबर सेव नहीं करा है तो नंबर भी सेव करा दीजिएगा। इसके अलावा आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। अगला है, गर्भावस्था के दौरान लगभग कितने आयरन की आवश्यकता हो जाती है? देखो, गर्भावस्था के दौरान मतलब कितने दिन, लगभग 280 दिन होते हैं गर्भावस्था में, या तो बोल सकते हैं 40 वीक, मतलब 40 हफ्ता गर्भावस्था में होते हैं। तो बोल रहे हैं इसके दौरान कितनी आयरन की आवश्यकता होती है? तो लगभग 1000 से 1200 मिलीग्राम जो है आयरन की आवश्यकता पूरी गर्भावस्था में होती है। अगर पर डे की बात करें, पर डे, तो पर डे लगभग 40 मिलीग्राम आवश्यक होती है गर्भावस्था में। लेकिन जो ICMR 2020 की रिपोर्ट है वहाँ पर 27 मिलीग्राम बोला है पर डे। अलग अलग रिपोर्ट आती हैं, अलग अलग रिपोर्टों में बोला है। तो ICMR 2020 की रिपोर्ट में 27 मिलीग्राम बोला है, औसतन 40 मिलीग्राम होती है। और यहाँ पे पूछा है पूरी प्रेगनेंसी में, मतलब जो प्रेगनेंसी 280 दिन की होती है, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कितनी आयरन की आवश्यकता होती है? तो 1000 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। मानव गर्भावस्था की जो औसत अवधि होती है वो कितनी होती है? मानव गर्भावस्था की तो 38 से 40 सप्ताह। कितनी? 38 से 40 सप्ताह मानव गर्भावस्था की औसत अवधि होती है। अगला है, गर्भवती महिला के शरीर में भार में कितनी वृद्धि देखी गई है? जो जनरली होती है, कितनी वृद्धि देखी गई है? तो 10 से 12.5 किलो, मतलब 12.5 किलो तक, 10 से 12.5 किलो तक जो वजन होता है वो औसतन जो महिला का बढ़ जाता है। ये 10 से 12 किलो ऑप्शन भी आ सकता है और 10 से 12.5 किलो भी। तो इतना गर्भवती महिला के शरीर में भार वृद्धि देखी गई है। असुरक्षित संभोग के बाद प्रसव उत्तर गर्भ निरोधक गोली लेने के लिए अनुशंसित अवधि क्या है? लेकिन अगर आपने असुरक्षित संभोग किया है तो आपको लगभग 3 दिनों के अंदर अंदर गोली लेना पड़ेगी गर्भाधान की, गर्भ निरोधक की, क्योंकि उसके बाद कोई मतलब फ़ायदा नहीं रहेगा। तो अनुशंसित जितनी भी रिकमेंड की जाती है वो 3 दिन की जाती है। अगला है, महिलाओं में जनन आयु कब शुरू होती है? जैसे ही महिलाओं का मासिक धर्म शुरू होता है, जनरली 13-14 साल में हो जाता है। और और अभी आजकल तो और ही जल्दी होने लगा है, 11-12 साल में। पहले महिलाओं को 13-14 साल में मासिक धर्म शुरू होता था। तो ये जनन आयु तभी से शुरू हो जाती है जैसे ही मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो वो तभी महिला गर्भवती होने के लिए परफेक्ट होती है। अगला, एक गर्भवती महिला में कौन सा मूल्यांकन यह निष्कर्ष निर्धारित करता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है? उसकी मेम्ब्रेन फट गई है, उसकी गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैल गई है, संकुचन नियमित है, योनि द्रव ने बाहर निकालना शुरू कर दिया है। तो गर्भाशय की ग्रीवा, गर्भाशय की जो गर्दन है, अगर पूरी तरह से फैल जाती है तो ये मतलब जो प्रसव का दूसरा चरण आ जाता है। एक फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो हैं उसमें मैं एक टॉपिक वाइज भी तैयारी करा रही हूँ A सीरीज़ के नाम से। उसमें 3 वीडियो हो चुके हैं, A1, A2 और A3। इसमें मैंने महिला आयोग करवा दिया है, टीकाकरण करवा दिया है, यूनिसेफ इतने ऐसे करवा दिया है कि अब आपको दोबारा उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा और उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो प्रसव काल की जो अवस्थाएं होती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगी। तो उसको प्रसव वाला टॉपिक, प्रसव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको ज़रूर कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे नोट्स के साथ ये ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस प्रकार की नोट्स आपको मिलेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपको, ये सिंगल प्रैक्टिस सेट हमारे पास नहीं है क्योंकि सिंगल हम लोग अवेलेबल नहीं कराते, क्योंकि ये पूरा पैकेज है ऑनलाइन ग्रुप प्लस ऑफलाइन नोट्स का। तो कोई भी मैसेज मुझे प्रैक्टिस सेट के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि हम एक पूरा फुल पैकेज देते हैं जिसमें नोट्स प्लस तैयारी भी शामिल होता है, जो हम नोट्स के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से कराते हैं। हाइपर एमेसिस ग्रामिडेरम, इसको नॉर्मली HG भी बोला जाता है। इसका पूर्वगामी कारण क्या नहीं है? एकाधिक गर्भ धारण, एक से अधिक गर्भ धारण किया हो, प्रीमी पैरा मतलब प्रथम प्रसव हुआ हो, पहली तिमाही या कुपोषण। तो ये स्थिति कब बनती है? तो कुपोषण तो में तो ये स्थिति नहीं बनती है। ये
हाइपर एमेसिस जो ग्रेविडेरम होता है, जिसको एचजी बोलते हैं, इसमें नॉर्मली जो जी मतलाता है, उल्टी होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, इसको हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के लक्षण बोलते हैं। और ये तब होता है जब ये आपने एक से ज़्यादा बार गर्भ धारण कर लिया हो, या प्रथम प्रसव हो, या पहली तिमाही हो। तो इन सभी स्थितियों में जो होता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।